हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम आपका हो चुका है। बहुत से बच्चों के मैसेजेस भी आए कि सर आपके चैनल से बहुत हेल्प मिली और उनके क्वालिफाइंग मार्क्स भी बन रहे हैं, और बहुत से बच्चों का नहीं भी हुआ होगा। तो जिनका हुआ है हमारे चैनल से आपको हेल्प मिली है, दैट इज़ गुड। बट जिन बच्चों का नहीं हुआ है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है जेकेएसएसबी एसआई फाइनेंस, आपको उसको देखना चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आज से जो है क्लासेस स्टार्ट कर दिए। एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन आपको रेगुलरली प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। देखो, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी हमने फाइनेंस के पढ़ाए हुए हैं, एसआई फाइनेंस के पढ़ाए हुए हैं, एमसीक्यूज की फॉर्मेट में या थ्योरी की फॉर्मेट में पढ़ाए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको वो पोर्शन जो है वो वहां से आप कर लोगे। जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाए हुए हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे आज मैंने साइंस का एक टॉपिक है, आपके सिलेबस में मेंशन है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन है, जैसे रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इस टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। इसी तरह जीके का पोर्शन बच्चों की डिमांड है। कंप्यूटर का ऑलरेडी मैक्सिमम कवर है, जेएंडके वाला भी कवर है, एक पर्सनैलिटीज वाला रहता है, वो पर्सनैलिटीज वाला विद इन 1 और 2 डेज उसका भी लेक्चर आ जाएगा। तो सारा पोर्शन आपको कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप कर देना आपको किस टॉपिक के रिलेटेड पहले चाहिए, तो उसको पहले भी करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हो। एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ आपसे डिस्कशन भी मैं करूंगा किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है इस एग्जाम की। देखो, डायरेक्टली एज सच ऑप्शन भी सेम मॉक के जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए एग्जाम में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे। और एक में आज कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चे ने इकोनॉमिक्स की एक वीडियो के नीचे कमेंट करा था कि 3 क्वेश्चन उसी वीडियो से डायरेक्टली आए थे एग्जाम में। तो ये हम नहीं बोल रहे, आप स्टूडेंट खुद ही कमेंट्स में बोलते हो, इसका मतलब आपको चैनल से हेल्प मिल रही है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैकेनिक्स का पहला क्वेश्चन है, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ। फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है? मास और वेलोसिटी का, मास एंड एक्सेलरेशन का, वेट एंड एक्सेलरेशन या वेट एंड वॉल्यूम का। पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। देखो, सिंपल है, ये सब आप सबको पता है। फोर्स किसका प्रोडक्ट होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन का। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है, मास इंटू एक्सेलरेशन का। देखो, इस क्वेश्चन का न्यूटन से क्या लिंक है, न्यूटन लॉ से क्या। देखो, बेसिकली मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के। ठीक है, 3 लॉज दिए थे मोशन के। पहला तो न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि एक बॉडी जो है वो खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। मतलब स्टेट चेंज करने का मतलब वो रेस्ट से मोशन में नहीं जा सकती, मोशन से रेस्ट में नहीं जा सकती, या अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकती। अगर किसी बॉडी को अपनी स्टेट को चेंज करना है, मतलब या रेस्ट से मोशन में जाना है या मोशन से रेस्ट में जाना है या डायरेक्शन को चेंज करना है, तो किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक बॉडी खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। अगर उसको अपनी स्टेट चेंज करनी है तो इसको किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की। ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ये जो बॉडी की इनएबिलिटी होती है ना, कि वो खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, मतलब खुद ब खुद कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में जा सकती है? नहीं। मेरे सामने फोन पड़ा है, खुद ब खुद मोशन में नहीं जा सकता, उसकी इनएबिलिटी। इस तरह अगर कोई चीज प्लैनेट सन के आगे पीछे घूम रहा है तो वो खुद ब खुद रुक नहीं सकता है। तो कोई बॉडी जब आप खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, उसकी इनएबिलिटी, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया। इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये चीज आपको कवर होगी, ये मैंने पहले भी बताया हो। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होती है, ये जो फोर्स है जिसकी वजह से आप स्टेट को चेंज करते हो, फोर्स किसके बराबर होती है? चेंज इन मोमेंटम। किसके बराबर होती है? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम विद टाइम। ठीक है, यही जो फॉर्मूला है ना, फोर्स किसके बराबर होती है? चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, मतलब dp बाई dt। इधर से ही ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके बेसिस में न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम। और यहीं से हम कौन सा फॉर्मूला बनाते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ गया न्यूटन का सेकंड लॉ। तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, ये कहां से निकलता है? न्यूटन के सेकंड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर आप किसी एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो वो बॉडी आपके ऊपर भी उतनी ही फोर्स लगाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स कैसे होती है? इक्वल एंड अपोजिट। मतलब एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी उस बॉडी पे इक्वल फोर्स लगाएगी, और कौन सी डायरेक्शन में लगाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ये चीज आपने याद रखी। तो फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो ये 3 चीजें हमने कवर कर ली। न्यूटन के तीनों लॉज हमने कवर कर लिए, और हमने देख लिया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स के क्या यूनिट होते हैं? न्यूटन। ये सब चीजें हमने कवर कर दी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है हमें बताना है। वर्क, प्रेशर, एनर्जी या फोर्स। तो इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? देखो, पढ़ाया था आपको स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिनका डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलता हूं आप अपना वेट करो,
ठीक है, आप बोलते हो कि मेरा वेट, मैंने वेट करा, बेसिकली मास ही जो होता है, आप बोलोगे मेरा वेट है 55 kg फॉर एग्जांपल, तो क्या आपने वेट बताते वक्त डायरेक्शन बताई है? क्या जब मैंने आपको आपका मास पूछा आपने डायरेक्शन बताई? नहीं बताई। ठीक है, जब आपने वेइंग मशीन में वेट करा आपने, तो आपने कोई डायरेक्शन थोड़ी बताई। इसका मतलब ये जो आपका मास होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब डायरेक्शन की बात आ जाएगी तो वो क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? देखो, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये आपने याद रखना है। वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। प्रेशर इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, इनमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। देखो, वर्क और एनर्जी इज वन ऑफ द सेम थिंग, जितना आप काम करते हो उतनी एनर्जी कंज्यूम होती है, ये दोनों स्केलर क्वांटिटी होती है। बट फोर्स जो होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जाम में पूछा जाता है, फोर्स में एक डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। देखो, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है आप कितना रास्ता तय करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले यहाँ जाता हूँ, ऐसे ऐसे घूम घूम के आता हूँ, तो ये मैंने जो पूरा पाथ ट्रैवल करा, ये टोटल पाथ क्या हो गया? डिस्टेंस। इसमें कोई भी डायरेक्शन का कंसेप्ट नहीं हो। देखो, ये पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसी का अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से यहाँ जाना था, तो मैं इतना घूम के नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाऊंगा, तो ये एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया दो पॉइंट के बीच में। और जब भी हम दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं उसमें एक फिक्स डायरेक्शन होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस से ही स्पीड बनता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने मैथ्स में पढ़ा है। स्पीड डिस्टेंस से बन रहा है, डिस्टेंस स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बन रही है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे आपने चीजें याद रखनी है। वेलोसिटी से बनती है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बन रहा है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने याद रखना है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड डिस्टेंस ये दोनों स्केलर क्वांटिटी। इस तरह से और भी स्केलर क्वांटिटीज हैं, मैंने आपको बता दी, बट कुछ जो मैकेनिक्स की हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आजकल जेकेएसएसबी बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, तो आप ऐसे नहीं देख सकते ना, बिल्कुल इजी वे में जाते हो। फॉर एग्जांपल देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम बोला था जनरल साइंस सिलेबस में 10 मार्क्स ही मेंशन थे, उधर नियर अबाउट 20 क्वेश्चन आए होते जनरल साइंस के। ठीक है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते इन चीज़ों को, सिर्फ एक दो चीज़ें पढ़ के आप चले जाओ। आजकल अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, तो आपको भी एमसीक्यूज के थ्रू कवर करना। और मैंने एक ट्रेंड देखा है कि जेकेएसएसबी डिफरेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को डालती है, तो इसीलिए भी मैं पीवाईक्यूज आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, आपको एक आइडिया भी रहता है कि इस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो इनमें से पूछा है कि कौन, अगर एक बॉडी परफॉर्म करिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक बॉडी सर्कल पे घूम रही है। ठीक है, मान लेते हैं ये बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी है, ये सर्कल पे घूम रही है। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन करिए। यूनिफॉर्म मोशन होती है जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करते हैं, जब आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, फॉर एग्जांपल मैंने जाना है जी पुंछ से जम्मू, चलते ना, पुंछ से जम्मू जाना है। ठीक है, पुंछ से जम्मू जाना है, सपोज करो 5 घंटे का ये डिस्टेंस है, 5 और का डिस्टेंस। अगर मैं हर घंटे में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा यूनिफॉर्म मोशन। तो जब भी आप इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल करते हो उसको बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो कौन सी चीज जो है वो चेंज होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, क्या चेंज होगा? मास चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगी? ठीक है, पहले खुद ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे ना, अगर नहीं भी आता तो भी कवर हो जाएगा। तो क्या चेंज होगा? देखो, डायरेक्शन चेंज होती है। देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी चीज जब सर्कल पे घूमते हो उसकी हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज ना होने का मतलब क्या? अगर आप ऐसे चल रहे हो ना सिर्फ सीधा, तो इसका मतलब आपकी सेम डायरेक्शन है। बट अगर आपको सर्कल पे चलना है तो आपको ऐसे होना पड़ेगा, कभी ऐसे होना पड़ेगा। अभी देखो ना, अभी इसकी डायरेक्शन ये वाली थी, आगे जाके इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। देखो, इसके हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब भी एक चीज सर्कल पे मूव करती है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, जब भी एक चीज सर्कल पे मूव करती है उसकी डायरेक्शन जो है वो जरूर चेंज होती है। तो क्या चेंज होगा? जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, स्पीड चेंज नहीं होगी। स्पीड जो है, आपको पता है स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्पीड तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल होता है, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। बट डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वो सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कल पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। अगर ऑप्शन में वेलोसिटी होता ना,
तो वो भी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जब भी एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब आप बोलोगे सर वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? मैंने आपको बताया वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। वेलोसिटी बेसिकली पता क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन। जब भी हम स्पीड में डायरेक्शन ले आते हैं ना तो वो वेलोसिटी बन जाता है। तो मैंने आपको बोला वेलोसिटी में डायरेक्शन का कंसेप्ट होता है, तो डायरेक्शन चेंज होती है हर सर्कुलर मोशन, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी सर्कुलर मोशन में। तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर मोशन में और वेलोसिटी भी चेंज होती है सर्कुलर मोशन में। ये चीज आपने याद रखें। दो कंसेप्ट हमने यहाँ से कवर कर लिए। कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन जरूर चेंज होगी, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, इन नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। अगर एक बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जिसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन भी जिसे कहते हैं। तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बॉडी की क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, जीरो होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अभी बताया अभी आपको ऊपर जब मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। कह रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी क्या होगी? देखो, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, किसी चीज की वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो याद रखना उस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। उस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। ये तीन केसेस याद रखने, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन जीरो है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, यहाँ पर टाइम, उस केस में एरिया जो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वो क्या बताता है? फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे समझो, अगर सपोज करो इनिशियली किसी पर्सन की वेलोसिटी थी v1, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2, ठीक है। टाइम t1 पे किसी की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 थी, और टाइम t2 पे किसी की वेलोसिटी हो जाती है t2। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बन जाएगा ग्राफ, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा, ये ग्राफ के अंदर जो एरिया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, ये एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, 11th का, 9th में भी आई थिंक, बट आपने इतना यहाँ पर इन डेप्थ नहीं जाना। आपको जस्ट याद रखना है कि एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या बताता है। वेलोसिटी बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, फोर्स बताता है या एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। पहले खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन को, सिंपल है, अगर आपको आता होगा तो इजीली मार्क हो जाएगा। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये जो एरिया आएगा ना, वेलोसिटी, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आपको फिगर बनी होगी और ये एरिया आपको पूछ लेगा, ये एरिया क्या बताएगा? अगर वो वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है तो उसका एरिया क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्लोप बेसिकली पता क्या होगा? स्लोप इस लाइन का स्लोप होता है। स्लोप मतलब v2 माइनस v1, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस ले लो, डिवाइडेड बाय ये टाइम का डिफरेंस ले लो, t2 माइनस t1। तो अगर आपको पूछ ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, तो देखो ध्यान से देखो, ये v2 माइनस v1 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, ये t2 माइनस t1 क्या है? चेंज इन टाइम। देखो, तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन बताता है। ये क्वेश्चन हमें सिंपली जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है। ये दो चीजें ही ग्राफ से पूछ सकता है यहाँ पर, तो वो हमने कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अ फ्री फॉल इन ट्रू सेंस अकर्स ओनली। फ्री फॉल ट्रू सेंस में कहाँ होता है? सी में हो सकता है, समुद्र में हो सकता है, एटमॉस्फेयर में, एयर में या वैक्यूम में। अगर आपको फ्री फॉल ही नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। फ्री फॉल होता है जब आप ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक हाइट में जाके आपको छोड़ देता हूँ और कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो आपको पता आपने नीचे ही आना है। क्यों नीचे आना है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी आपको खींचेगी। तो जब भी आप सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे आते हो, ग्रेविटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आप गिरते हो, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्री फॉल जो है, फ्री फॉल एक्यूरेटली कहाँ पर होता है? सी में, एटमॉस्फेयर में, एयर में या वैक्यूम में। तो फ्री फॉल कहाँ पर होता है? वैक्यूम। वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। अगर आप एयर में भी हो ना, तब भी बहुत सारी फोर्सेज एक्ट करती है, एयर ड्रैग होता है, फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी फोर्सेज एक्ट करते हैं। बट वैक्यूम में
कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, इसलिए ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हमें अच्छे से दिखता है। तो फ्री फॉल का ट्रू सेंस कहाँ पर होता है? फ्री फॉल का ट्रू सेंस हमारा वैक्यूम में ही होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी है और यूनिफॉर्म भी, ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा भी है, अब आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? हो ही नहीं सकता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन का कंसेप्ट है और डायरेक्शन कभी कांस्टेंट नहीं होती। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट में चेंज होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होता। क्या कांस्टेंट होगा? स्पीड। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल होता है। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल होता है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सो सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब चेंज होते हैं, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 8 क्वेश्चन को देखते हैं। अ बाईसाइकिल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक बाईसाइकिल स्ट्रेट रोड पे मूव करी एट अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड है। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। द व्हील्स ऑफ द साइकिल एग्जिबिट, बाईसाइकिल स्ट्रेट रोड पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, हमें बताना है कि उसके जो व्हील्स हैं, चक्के हैं जो उस साइकिल के, वो किस तरह का मोशन करेंगे। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन के पूछने के चांसेस कम है, बट ये आई थिंक सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो मैंने उठा लिया, आपको कंसेप्ट समझाने में तो क्या ही जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, छूटने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो बाईसाइकिल स्ट्रेट रोड पे मूव करिए कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो साइकिल के व्हील किस तरह का मोशन एग्जिबिट करेंगे? सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर तो होगा यार, क्योंकि व्हील्स हैं वो सर्कल की फॉर्म है, तो सर्कुलर मोशन तो करेंगे, इसलिए सर्कुलर तीनों में। एंड पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन मतलब इक्वल, पीरियोडिक मोशन होता है जो इक्वल टाइम के साथ रिपीट होता है, मतलब अभी रिपीट हुआ, उसके 5 सेकंड के बाद रिपीट हो रहा है, फिर 5 सेकंड का रिपीट हो रहा है, इक्वल टाइम के बाद रिपीट होगा। देखो, अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो इक्वल टाइम के बाद ही रिपीट होगी, तो पीरियोडिक भी होना चाहिए। देखो, पीरियोडिक, सर्कुलर। अब तीसरा है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? देखो, ट्रांसलेशन मोशन का मतलब होता है कि अगर हर एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल अगर ये व्हील है, ठीक है, अगर ये व्हील है, मान लेते हैं साइकिल का ये व्हील है, इसका हर एक पॉइंट जो है सेम वेलोसिटी के साथ मूव करे, सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करे, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। तो अगर एक बॉडी जो है, अगर एक बाईसाइकिल जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी तो उसका ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है, उसका हर एक पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन तो होगा ही होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और पीरियोडिक भी होगा, आफ्टर फिक्स इंटरवल ये रिपीट भी होगा, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमें बता। देखो, डिस्टेंस बाय टाइम की बात हो रही है, डिस्टेंस बाय टाइम की बात हो रही है। डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस तो हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, स्पीड होगा या वेलोसिटी होगा? मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, बट डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड का कंसेप्ट होता है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में कितनी स्पीड है। देखो, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। हम चले जम्मू से सांबा चले, मान लेते हैं, ठीक है। जम्मू से सांबा तो यार बिल्कुल पास हो जाएगा, थोड़ा दूर चलते हैं ना। जम्मू से कठुआ चलते हैं, जम्मू से चलते हैं हम कठुआ, ठीक है। अब मान लेते हैं अभी रोड का काम शुरू चल रहा है, 3 घंटे का ये रास्ता है, मान लेते हैं, ठीक है, 3 घंटे का रास्ता है, ठीक है। पहले जब मैं जम्मू से निकला तो मैंने जम्मू से निकला और आगे आपको पता है काम वाम लगाओ, तो पहले घंटे में मैंने सिर्फ मान लेते हैं बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करा, 15 किलोमीटर ही ट्रैवल करा, ठीक है। दूसरे घंटे में मैंने मान लेते हैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, 30 कर लिया। तीसरे घंटे में मैंने 40 कर लिया डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होगा, इन तीनों डिस्टेंस को मैं कवर प्लस करूंगा डिवाइडेड बाय 3, तो जितना आएगा 30 + 40 + 15, इसको 3 से डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो आपकी एवरेज स्पीड है। मतलब एवरेज आप इतनी स्पीड से चले। बट क्या आपके हर इंस्टेंट पे सेम स्पीड थी? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आप देखो, पहले घंटे में आप कितना स्लो चल रहे हो, सिर्फ आपने 15 किलोमीटर ट्रैवल करा। दूसरे घंटे में आपने कितना ट्रैवल करा? 30। बट तीसरे घंटे में आपने 40 किलोमीटर ट्रैवल करा। इसका मतलब यह है कि आपके पहले घंटे का जो इंस्टेंट है, अगर मैं कोई भी इंस्टेंट देखूं उसमें स्पीड आपकी कम है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 11 बजे निकलता हूं, अगर मैं 11:05 में देखता हूं मेरी कितनी स्पीड थी, दैट इज द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट पूरी जर्नी का अगर मैं एवरेज निकाल देता हूं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो निकल जाता है आपका एवरेज।
इसी तरह एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज स्पेसिफाइज इट्स स्पीड विद डायरेक्शन। तो स्पीड विद डायरेक्शन क्या होता है? स्पीड और उसके साथ डायरेक्शन का कंसेप्ट जब आ जाए वो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी या फोर्स। इसका तो आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है आपको, इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेलोसिटी। ठीक है, देखो एमसीक्यूज का रिवीजन का यही बेनिफिट है, अगर आपने पहले ही रिवाइज कर लिए चीजें तो एमसीक्यूज उसके बाद होते जाते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिंग ऑन इट। मैंने आपको बताया न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डीपी बाय डीटी। मतलब फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, उसको बोलते हैं हम फोर्स। ठीक है, यहीं से मास इंटू एक्सेलरेशन आता है। कैसे आता है? देखो डी बाई डी टी डिफ्रेंसिएशन करनी है, मोमेंटम की फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या बन जाएगा? मास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन, तो आपका फॉर्मूला बन गया फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन में यही कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जो डीपी बाई डी टी है, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज होना लीनियर मोमेंटम का। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स को। यहीं से फॉर्मूला निकलता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। एक और यूनिट होते हैं फोर्स के, क्या यूनिट होंगे? देखो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। मास को एसआई में किलोग्राम में करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम ऑलरेडी नीचे है। डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या हो जाएंगे? मीटर। टाइम के यूनिट क्या होते हैं? सेकंड। सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन के यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के एक और यूनिट निकल गए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स के दो यूनिट आगे, एक होता है न्यूटन, इसी न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको ना यूनिट्स निकालना भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जाम में पूछ ले वेलोसिटी के क्या यूनिट, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करोगे, टाइम को सेकंड में, तो इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन के पूछ लेता है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो पहले वेलोसिटी के तो देखो, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम ऑलरेडी नीचे था, नीचे दो बार टाइम आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा? ऊपर मीटर, टाइम का नीचे क्या आ जाएगा? सेकंड। एक बार सेकंड आ गया, दूसरी बार सेकंड आ गया, तो क्या बन गया? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्या है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इस तरह से करना है। कई बार यूनिट्स भी एग्जाम में पूछ लेता है। वर्क डन अपॉन अ बॉडीज। वर्क क्या होता है? वर्क कौन सी क्वांटिटी है? ओनली अ वेक्टर क्वांटिटी, ओनली अ स्केलर क्वांटिटी, बोथ वेक्टर एंड स्केलर, नीदर वेक्टर नॉर स्केलर। तो बोथ तो हो नहीं सकता। तो आपको पता है वर्क जो है बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एनर्जी का ही रेप्लिका है। जितनी आप एनर्जी कंज्यूम करते हो उतना वर्क होता है। एनर्जी के यूनिट जूल होते हैं, वर्क को भी जूल में मेजर करते हो। ये एक स्केलर क्वांटिटी आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ, कई बार इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया। इनमें से किसका मैक्सिमम इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। कोई बॉडी अपनी स्टेट खुद चेंज नहीं कर सकती, उसकी इनएबिलिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब बोल रहे हैं इनमें से किसका मैक्सिमम इनर्शिया होगा? एक एटम का, एक मॉलिक्यूल का, एक रुपए के कॉइन का, या क्रिकेट बॉल का। देखो ध्यान से सुनो, आप खुद दिमाग लगाओ। आपके सामने अगर मैं बोलूं एक अभी मेरे सामने इन्वर्टर की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, और मेरे सामने एक चेयर पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं इनमें से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। देखो, चेयर को रिप्लेस करना इजी है या इन्वर्टर की बैटरी को रिप्लेस करना इजी है? किसको रिप्लेस करना इजी है? चेयर को। इसका मतलब चेयर इजीली रिप्लेस हो जा रही है, इसका मतलब चेयर का इनर्शिया कम है एज कंपेयर टू इन्वर्टर की बैटरी। इन्वर्टर की बैटरी हैवी है तो इसको रिप्लेस करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो कोई चीज जितनी भारी होती है उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब इन चारों में से सबसे भारी कौन सा? क्रिकेट बॉल। तो इसका मतलब है क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा इन सभी में से। ठीक है, तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। इतना ही आप याद कर लो तो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मूवमेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप अगर मूव करना चाहते हो तो आपके अपोजिट एक फोर्स एक्ट करे, मतलब आप आगे चलना चाहते हो वो आपको पीछे धकेलेगी। व्हाट इज द विच इज बिटवीन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट अपोजिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपली पूछा है, एक ऐसी फोर्स है जो आपके मोशन को अपोज करती है। ठीक है, आपके मोशन को अपोज करते हैं, आपने उस फोर्स का नाम बताना है। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो आपने कभी ना कभी फ्रिक्शन का नाम तो सुना ही होगा। फ्रिक्शन क्या करती है? आप जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो उस डायरेक्शन पे के अपोजिट ये आपको रोकने का काम करती है। दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के बहुत एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बचपन का याद आ रहा है, कैरम बोर्ड खेलते थे।
कैरम बोर्ड में आपको पता है कई बार जो है वो स्ट्राइकर मूव ही नहीं करता है, तो हम उस पर पाउडर डालते थे। क्यों डालते थे? पाउडर डालने से फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो वो कैरम अच्छे से मूव करता है ऊपर। तो कैरम बोर्ड में जो फ्रिक्शन की वजह से ही स्ट्राइकर अच्छे से मूव नहीं करता है पाउडर डालते हैं, फ्रिक्शन कम हो जाती है और वो अच्छे से मूव करता है। तो फ्रिक्शन क्या होता है? मोशन को रोकने का काम करता है, ये चीज़ आपने याद रखनी, उसके अपोजिट एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? तो वो क्या चीज़ है, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो स्टेट को चेंज करती है या कोशिश करती है चेंज करने? जरूरी नहीं है हर बार स्टेट चेंज होगी, बट वो कोशिश भी करे, उसको क्या बोलेंगे? वो कौन सी क्वांटिटी है जो स्टेट को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है? अभी बताया है जब न्यूटन के लॉज पढ़ाएं। देखो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप नहीं करके आते हो। नो डाउट आपको न्यूटन के तीनों लॉज आते होंगे, बट आप ये क्वेश्चन तब भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ नहीं होगा, तो चीज़ों को अप्लाई भी करना है। देखो क्या कह रहा है, सिंपल कह रहा है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो चेंज करती है या कोशिश करती है चेंज करने की स्टेट ऑफ द बॉडी, मतलब रेस्ट को मोशन में लाने की चेंज करती है, मोशन को रेस्ट में। अगर आपने एक पर्सन, एक कोई चेयर ही पड़ी है आपके सामने, अगर चाहते हो कि चेयर मूव करे तो क्या लगाओगे भाई उसके ऊपर? आप फोर्स लगाओगे, सिंपल है। तो स्टेट चेंज करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। चलो अब ओनली 1 and 3 आजकल ऐसा भी जेकेएसएसबी करी है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी देख लेते हैं और आने वाले लेक्चर्स पे भी इस तरह के क्वेश्चन में डालने की कोशिश करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसके यूनिट होते हैं। तो ये करेक्ट है या नहीं है? देखो देख लेते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपको ये आता है, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो किलोग्राम किलोग्राम आ गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, टाइम आ गया अपॉन सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यही आए मोमेंटम के यूनिट, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्या लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का? मान लेते हैं आपको ये नहीं पता है, मान लेते हैं ये चीज़ आपको अभी नहीं पता, तो इसको रुको। ठीक है, क्या लाइट ईयर यूनिट है डिस्टेंस का? मान लेते हैं आपको नहीं पता, इसको रुक जाओ। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर प्रेशर का यूनिट है। प्रेशर का फॉर्मूला आप सबको पता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन है। एरिया क्या लिखते हो? एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर इसके यूनिट, बट इधर क्या दिए हुए हैं? न्यूटन बाय मीटर। ये तो गलत है, थर्ड तो हो नहीं सकता, पहला सही है। तो देखो ऑप्शन थर्ड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकते क्योंकि थर्ड नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ओनली 1 and 2। देखो आपको 2 नहीं भी पता था, बट फिर भी आपने एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन कर दिया। तो कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो डरना नहीं होता है। अगर उसमें से एक आधी स्टेटमेंट भी आ जाती है ना आपको, तो वो क्वेश्चन ईजिली जो है आपका निकल जाता है। तो बेसिकली मैं लाइट ईयर बता देता हूँ, लाइट ईयर डिस्टेंस का ही यूनिट है। लाइट ईयर होता है कि एक साल में जो बीम ऑफ लाइट है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो 1 लाइट ईयर बेसिकली जो होता है, 1 लाइट ईयर 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया। अगर ये नहीं भी आता होता तब भी इस क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते थे, बट आपको थोड़ा दिमाग को यूज़ करना आना चाहिए। उसके लिए आपको ये सारे एमसीक्यूज देखोगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका उस टाइम एग्जाम में भी दिमाग चलेगा। इसलिए एमसीक्यूज फॉर्मेट में आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट, इस टॉपिक के हमने कवर कर लिए। तो ऐसे ही हम साइंस के रिलेटेड लेक्चर लाएंगे, जनरल नॉलेज के भी लाएंगे, पर्सनैलिटीज के भी लाएंगे, और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है सभी ऐसे फाइनेंस को मैं टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर वाला, कंप्यूटर वाला, इंग्लिश वाला ऑलमोस्ट पोर्शन पढ़ाया हो, तो वो मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा। वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप डिमांड करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, तो मैं एसआई फाइनेंस की एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना के दे दूंगा, जिसमें वो सारे टॉपिक जो ऑलरेडी मैंने कवर किए वो डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, तो मुझे बता देना, मैं वहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट थिंग इज दैट, देखो अगर आप बच्चों को मॉक टेस्ट लेने, ठीक है, 10 के बाद मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, 10 के बाद। ठीक है, 10 फेब के बाद, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है। पहले आप थोड़ा पढ़ लो, 8-10 दिन पढ़ लो, अपनी भी तैयारी कर लो, उसके बाद ही मॉक देने का बेनिफिट है। मॉक टेस्ट हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टाइम भी दिया था। एज सच ऑप्शन, जिस तरह के ऑप्शन थे सेम डिट्टो एग्जाम में वो क्वेश्चन आए थे, मैंने ग्रुप में शेयर भी करे थे। ठीक है, जैसे रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, और भी टॉपिक है जैसे बीसीजी वैक, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में एज सच। देखो मॉक टेस्ट
5 मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। मैंने पहले भी 5 ही प्रोवाइड करते डिफरेंट एग्जाम के। इस बार मैं कोशिश करूंगा, पिछली बार मैंने एक OMR बेस्ड टेस्ट दिया था, OMR शीट आपको दी थी, OMR बेस्ड टेस्ट हुआ था फाइनेंस अकाउंट। बट इस बार मैं प्रोवाइड करूंगा कि आपको मैक्सिमम मतलब 3 या 4, 2-3 तो है OMR बेस्ड दूंगा ही टेस्ट आपको 5 में से। क्यों? क्योंकि आपका मेन एग्जाम OMR बेस्ड होता है। आप प्रैक्टिस करते हो CBT टेस्ट देने की, बट वहाँ पर जब जाते हो तो ऑप्शन भी भरना होता है, कई बार भर सी देते हो, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना, तो आप घर पे ही OMR प्रैक्टिस करके जाओगे। तो अगर आप किसी मॉक टेस्ट में इनरोल करने जा रहे हो किसी कहीं पर, तो मैं आपको बोलूँगा होल्ड ऑन फॉर सम टाइम, आपको मॉक टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो जो टॉपिक आपको चाहिए कि उन पे जल्दी वीडियो आनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, हम उन पे वीडियो ले आएंगे। और अगर आपको ये हमारा पढ़ाने का वे और इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो आपके एंड से मुझे यही हेल्प चाहिए, आप चैनल को जरूर शेयर करें टू अदर्स, ताकि जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है वो सब तक पहुंचे। ठीक है, ये आपकी प्राइम ड्यूटी बनती है टुवर्ड्स अर्थ। दिस इज इट फॉर टुडे। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहीं पर PDF शेयर होती है, प्लस कोई भी इन्फॉर्मेशन हो हम आपके साथ वहीं शेयर करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।